अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, मेल ऑनलाइन ने एक खबर दी है कि एक्सट्रीमिस्ट ब्रिटिश हिंदूज ने अब फार राइट ग्रुप के साथ एक अलायंस बनाया है मुसलमानों से नफरत के लिए, और इससे इंग्लैंड में, ब्रिटेन में खतरा बढ़ गया है रिलीजियस फसादात का। अजीज दोस्तों, बात दरअसल ये है कि बदमाशी मुसलमानों की हद से ज़्यादा बढ़ी हुई है। लेस्टर हिंदू मुस्लिम कभी यहाँ पे कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन शुरुआत हुई जब खालिस्तानियों ने हद से ज़्यादा हिंदुओं पे अटैक करने शुरू किए। इसके बाद मुसलमानों की भी हिम्मत बढ़ी, और लेस्टर में आपको याद होगा कि हिंदुओं का एक रामनवमी का एक प्रोग्राम हो रहा था, उस पर इन्होंने हमला किया था और कई हिंदू घरों को भी टारगेट किया था, और तब से ये खतरा बढ़ गया है। और फार राइट हैं जिनको ये कहते हैं ना, वो नेशनलिस्ट हैं, और हिंदुओं का भी ये होता है कि ये जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के वफादार होते हैं, जो कि अच्छी बात है। यहाँ मुसलमान तो कहता है कि शरिया लाओ और इस्लाम फैलाओ और मुसलमानों की आबादी बढ़ाओ और ये सब करो, लेकिन हिंदू ऐसा नहीं करता। हिंदू यहाँ की लोकल कल्चर की इज्जत करता है, लोकल वैल्यूज़ की इज्जत करता है, यहाँ के सोशल सिस्टम में समा जाता है। अपनी बदमाशी, अपनी रिलीजियस बदमाशी किसी पे थोपता नहीं है। हिंदुओं के भी रिलीजियस फेस्टिवल बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन कभी उन्होंने किसी के ऊपर थोपा नहीं है। जैसे कि अभी रमज़ान में हमने विटनेस किया है कि मुख्तलिफ इलाकों में पूरी पूरी सड़क पे चादर बिछा के बैठ जाते थे इफ्तार करने के लिए। जितने मुसलमान काम करते थे, जॉब करते थे, वो जॉब पे से छुट्टियां मांगते थे कि आज हमारा जुम्मतुल विदा है, आज हमारी शब कदर है, आज हमारी इम्पोर्टेंट रमज़ान रात है, आज हमारे यहाँ इफ्तार दावत है, आज मैं हाफ डे करूँगा, आज मैं छुट्टी करूँगा। इस तरह हिंदू नहीं करता। हिंदू कितना भी इम्पोर्टेंट रिलीजियस फेस्टिवल हो, अपनी जॉब को कंप्रोमाइज़ नहीं करता है। और यही नेशनलिस्ट का भी रवैया है। क्यों नेशनलिस्ट, जिनको कि रेसिस्ट कहा जाता है, वो हिंदुओं से प्यार करते हैं? इसलिए कि हिंदू इनके सिस्टम को फॉलो करता है और उसमें समा जाता है। अजीज दोस्तों, इसी हवाले से जब बात निकली है, अब बात निकली है इंग्लैंड की, तो मैं इसी हवाले से आपके सामने एक चीज़ रखूँगा। ये अदनान हुसैन MP हैं। इन्होंने अभी एक ट्वीट किया कि ब्रिटिश मुसलमानों पे इतनी बातें होती हैं, ब्रिटिश मुसलमान 70 बिलियन पाउंड UK की इकोनॉमी को हर साल देते हैं, हजारों जॉब्स निकालते हैं। हलाल फूड इंडस्ट्री 1 बिलियन पाउंड की स्पेंडिंग करती है। मुस्लिम्स चैरिटी में आम ब्रिटिश लोगों से 4 गुना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। अब इनकी कुछ बातों का तो जवाब आगे कुछ लोग दे रहे हैं, मैं आपके सामने इनकी इस बात का जवाब रखूं कि 4 गुना ज़्यादा एवरेज चैरिटी देते हैं ना, तो वो सारी चैरिटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशनों को देते हैं, क्योंकि वो किसी काफिर ऑर्गेनाइजेशन को कभी मुसलमान चैरिटी नहीं देगा। वो मस्जिद के उसमें डालेगा, मदरसे के उसमें डालेगा, कोई फ़लस्तीन में जो हमास की मदद कर रहे हैं उनकी डालेगा, इस तरह की। दूसरा, हलाल फूड इंडस्ट्री जो जनरेट करती है ना, तो भाई साहब, हलाल फूड इंडस्ट्री में एक भी नॉन मुस्लिम आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते। ये डिस्क्रिमिनेशन है। नॉर्मली अगर यहाँ पे कानून की पाबंदी होती तो ये शदीद डिस्क्रिमिनेशन है कि आप यहाँ पे सिर्फ मुसलमानों को जॉब देते हैं। इसके अलावा वो कह रहे हैं हज़ारों जॉब्स क्रिएट करते हैं। तो ये भी बदकिस्मती की बात है कि एक हिंदू का रेस्टोरेंट होगा, उसमें वो मुसलमानों को जॉब देगा। एक क्रिश्चियन का रेस्टोरेंट होगा, दुकान होगी, कोई होगी, तो उसमें वो मुसलमानों को जॉब देगा। लेकिन मुसलमान बहुत कम किसी नॉन मुस्लिम को जॉब देते हैं, उनकी प्रेफरेंस मुसलमान को जॉब देना होता है। तो ये सब बेनिफिट्स एक तरफ। अब आप आ जाएं कि 70 बिलियन एनुअल ब्रिटेन की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं। अजीज दोस्तों, UK की इकोनॉमी 2.7 ट्रिलियन पाउंड की है। UK की इकोनॉमी 2.7 ट्रिलियन पाउंड की है,
उसमें 70 बिलियन ये कंट्रीब्यूट करते हैं, इसका मतलब 2.59% कंट्रीब्यूशन है इनका, जबकि इनकी पॉपुलेशन 6.7% है। यानी यूके के 6.7% पॉपुलेशन मुसलमान है, जो 2.59% कंट्रीब्यूट करता है, उसको भी ये एहसान जता रहे हैं। अगर ये अदनान साहब जो कि इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं तो सोचना चाहिए। दूसरा ये कि इसी ट्वीट में किसी ने जो ये बताया है, उसमें दूसरा पॉइंट उन्होंने ये उठाया है कि 16 से 74 साल की जो पॉपुलेशन होती है, जिसको कि वर्किंग पॉपुलेशन माना जाता है, उसमें से हर 5 में से 1 मुसलमान जॉबलेस है। यानी 20% खाली मुसलमान वर्किंग पॉपुलेशन जॉब करती है। तो बाद में उन्होंने काफ़ी आंकड़े भी दिए हैं, अब डिटेल में मैं क्या जाऊंगा कि ये सब चीज़ें हैं ना, इनको बोलने से पहले ज़रा सोचना चाहिए। अजीज़ दोस्तों, यूके में आपको मैंने बताया था कि अब एक नया कानून आया है जिसके तहत एथनिक माइनॉरिटीज़ है ना, उसमें कोई रिलीजन का वो पाबंदी नहीं है। एथनिक माइनॉरिटीज़ जिसमें हिंदूज भी हैं, मतलब इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, सोमालियन हैं, वगैरह वगैरह, जो भी एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं, उनको अब किसी भी केस में कम सज़ा होगी एक गोरे की निस्बत। ये दुनिया में कहीं और हमने नहीं देखा कि एक ही जुर्म की सज़ा 2 अलग अलग लोगों को अलग अलग मिलेगी। दुनिया में कहीं नहीं होता। कोई कानून तो एक ही होगा ना भाई, कि मैंने एक दुकान में से रात को दुकान तोड़ के डकैती मारी, 1 लाख पाउंड का सामान चोरी कर लिया, और एक गोरे ने भी एक दुकान तोड़ के रात को 1 लाख पाउंड का चोरी कर लिया। मुझे अगर 2 साल की सज़ा होगी तो गोरे को 4 साल की सज़ा होगी। ये दुनिया में कहीं नहीं होता। यहाँ पे ये बदकिस्मती से हुआ है। डेली टेलीग्राफ ने लिखा है कि अब एथनिक माइनॉरिटीज़ को बेल में भी प्रायोरिटी मिलेगी। यानी बेल दी जाती है ना जब, तो बेल भी एथनिक माइनॉरिटीज़ को जल्दी और कम शराइत पे मिलेगी। अजीज दोस्तों, बात निकली है यूके की, तो यूरोप के हवाले से मैं ज़रा 1-2 चीज़ें रखूँगा कि फ्रांस में ईद के दिन ये डंडे लेके सारे मुसलमान हैं, सॉरी टू से, और ये पुलिस की गाड़ियों के ऊपर डंडे मार रहे हैं और पुलिस भाग रही है। दुनिया में कहीं आपने ऐसा देखा है? दुनिया में जब बलवा होता है, कहीं आंदोलन होते हैं, वायोलेंट आंदोलन, पत्थरबाजी हो, डंडों से मार कुटाई हो रही हो, तो क्या होता है कि पुलिस आती है तो वो सब भाग जाते हैं। यहाँ पे पुलिस खुद भाग रही है और पुलिस को भगा रहे हैं सड़कों पे, पुलिस भाग जाती है और ये राज कर रहे हैं। ये इस वक्त हाल है यूरोप के मेजर सिटीज़ का। ये फ्रांस में आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, और फ्रांस में बदकिस्मती से एक ऐसी चीज़ हुई है जिसने सबको हिला के रख दिया है। प्रेसिडेंट मैक्रोन 2027 के इलेक्शन में प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ेंगे। उनकी पॉपुलैरिटी तो कमज़ोर हो चुकी है। अभी इन्होंने प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन भी तकरीबन हार लिया था, म्यूनसिपल इलेक्शन भी हार रहे थे, और फ्रांस में इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर मैरिन लोपेन है। मैरिन लोपेन जो-मारी लोपेन की बेटी है। ये एक इनकी पार्टी पहले तो होती थी फ्रंट नेशनल, यानी नेशनल फ्रंट, लेकिन अब उनकी पार्टी का नाम चेंज हो गया है, और ये सबसे ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट हैं 2027 के इलेक्शन में मैक्रोन को हराने के लिए। लेकिन इनको अभी अदालत से सज़ा दी गई है, 4 साल की सज़ा जेल में, जिसमें से 2 साल इनको हाउस अरेस्ट होगा, जिसमें इनके पाँव पे बेल्ट लगाया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक बेल्ट, और घर में एक मीटर लगा हुआ होगा, जैसे आपके यहाँ टीवी का बॉक्स होता है या इंटरनेट का वाईफाई का बॉक्स होता है, ऐसे एक बॉक्स लगा होगा, और उस बॉक्स से उस पाँव में लगे बेल्ट का एक डिस्टेंस रखेंगे कि घर के बाहर का दरवाज़ा है ना, वहाँ तक का, वो बाहर निकलेगी तो
सिग्नल जाएगा पुलिस स्टेशन में कहीं बाहर निकलिए। इस तरह का इन्होंने एक सिस्टम यहाँ पे रखा हुआ है कई सालों से। उनको फिर ये बेल्ट लगाया जाएगा और वो घर में रहेंगी और उनको 2027 के इलेक्शन के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया है। ये फ्रांस में हो रहा है। जैसे ही ये खबर आई, मैरिन ले पेन ने फ़ौरन ट्वीट की कि मैं हमेशा फ्रांस के लोगों के लिए खड़ी हुई हूँ और आज भी खड़ी रहूँगी और कभी भी मैं अपनी मूवमेंट से, अपनी स्ट्रगल से पीछे नहीं हटूँगी। अजीज़ दोस्तों, मैरिन ले पेन पे इल्ज़ाम है कि इन्होंने पैसों का गबन किया है जो इलेक्शन फंड मिलता है उसका। एक्चुअली क्या है जो असल चीज़ कि इलेक्शन फंड में आपके पास, क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन के हिस्सा है ना फ्रांस, तो एक तो यूरोपियन यूनियन के मसले होते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी के और एक लोकल अपने कंट्री के। तो मैरिन ले पेन की पार्टी को यूरोपियन यूनियन के लिए जो फंड मिले थे वो उन्होंने फ्रांस के अंदर यूज़ कर लिए। वो खा नहीं गए, घर में नहीं रख लिए, यूज़ हुए हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि आपको यूरोपियन यूनियन में यूज़ करने के लिए मिले थे, आपने फ्रांस में यूज़ किए, इसलिए इसके ऊपर 4 साल की सज़ा दे दी। रेपिस्टों को छोड़ देते हैं कि जेल में जगह नहीं है, तो फिर रेपिस्टों को बेल्ट लगा कर क्यों नहीं वो करते भाई। तो एनीवे, तो अब इस तरह की चीज़ें यूरोप में हो रही हैं तो समझ में नहीं आता कि किस तरह चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और ये है कि ये पहला वाक़या नहीं है। मैरिन ले पेन से पहले कालिन गोर्जास्को, ये रोमानिया में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे फार राइट के, इनको भी बैन कर दिया गया और रोमानिया में ज़बरदस्त प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तुर्किया में भी एक नेशनलिस्ट लीडर मुसलसल स्ट्रगल कर रहे हैं। इस्तांबुल के मेयर इकराम इमामोगलू, उनको अरबगान ने गिरफ्तार कर लिया था और उनके ऊपर अगले जो इलेक्शन हैं उसमें पाबंदी लगा दी थी। जेल में हैं वो इस्तांबुल के मेयर इकराम इमामोगलू। अब उनके वकील को भी गिरफ्तार कर लिया। पूरे तुर्की में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, पूरे रोमानिया में प्रोटेस्ट चल रहे हैं और अब फ्रांस में भी ये करके इन्होंने दावत दी है। यूरोप में एक अपराइजिंग हो रही है, यूरोप में अब लोग उठ खड़े हुए हैं और यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इस वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत की है और उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही गलत चीज़ है और इससे यूरोप में फ्रीडम ऑफ स्पीच ख़तरे में है। अजीज़ दोस्तों, प्रेसिडेंट ट्रंप ने केयर स्टारमर को, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को, साफ कह दिया है कि अब हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके के साथ नहीं करेंगे, हम पूरा टैरिफ ठोकेंगे उस वक्त तक जब तक कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को ओपन नहीं करेंगे। आपके मुल्क में फ्रीडम ऑफ स्पीच इतनी ख़तरनाक हद तक ख़राब हो चुकी है कि अब हम आपके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करेंगे। एक एक्टिविस्ट हैं, प्रो लाइफ एक्टिविस्ट, उनको पीसफुल प्रोटेस्ट के दौरान यूके में गिरफ्तार किया गया है। किसी को फेसबुक की पोस्ट पे, किसी को उस पे ये भी एक मामला चल पड़ा है। अजीज़ दोस्तों, आखिरी खबर मैं आपके साथ शेयर करूंगा ईरान के हवाले से कि ईरान को अमेरिका ने धमकी दी है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, कि अगर आपने न्यूक्लियर एग्रीमेंट नहीं किया तो हम आपके ऊपर हमला कर देंगे। जिसका जवाब ईरान ने यह दिया है कि हम आपको तहस नहस कर देंगे। और अब एक खबर आई है कि इंडियन ओशियन में मॉरिशस और मालदीव्स के बीच में एक जजीरा है डिएगो गार्सिया, जिस पे अमेरिका का कब्ज़ा है और वहाँ अमेरिका का बहुत बड़ा मिलिट्री स्टेशन है, वहाँ पे मिलिट्री अड्डा बना हुआ है काफ़ी अरसे से। उस पे ईरान, एक खबर आई है कि ईरान उस पर हमला करने का सोच रहा है। ऑफ कोर्स ये एक सुसाइडल हमला होगा, क्योंकि इसके बाद जो ईरान का हाल होना है वो इराक, लीबिया, सीरिया, अफ़गानिस्तान से कम नहीं होगा। और ईरान में जो एक्सट्रीमिस्ट मुल्लाओं की हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ ईरान के अंदर भी बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है। तो ईरान में पब्लिक ऑलरेडी सरकार के ख़िलाफ़ है और ऐसे में ईरान का वक्त पूरा होता नज़र आ रहा है। ईरानियन मिलिट्री कमांडर्स ने
अपने अटैकर फाइटर्स को रेडी रहने का कहा है। इसी दौरान अमेरिका ने एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेपन्स और 13C और 17A ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट प्लेन्स के ज़रिए वहाँ पे भेजे हैं कतर में, और कतर अमेरिका का वहाँ से सबसे बड़ा अड्डा है। ऑल दो कि कतर ने कहा है कि हम अपनी ज़मीन ईरान पे हमले के लिए यूज़ नहीं करने देंगे, तो फिर वो कतर से ज़्यादा दूर नहीं है डिएगो गार्सिया, वहाँ से फिर अटैक किया जाएगा। ये एक अभी तो इनिशियल स्टेजेस पे, लेट्स सी आगे ये कहाँ तक जाती है। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, काइंडली कीप सपोर्टिंग। आपकी सपोर्ट की इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट।